नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट और आज हम बात करेंगे बाबा के नॉन स्टॉप बुलडोजर एक्शन। दरअसल प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बुलडोजर का पंजा माफियाओं से संबंध रखने वालों पर लगातार पड़ रहा है। पहले दिन जफर, दूसरे दिन सफदर और आज तीसरे दिन मस्कुद्दीन की बारी रही। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, बाबा के नॉन स्टॉप बुलडोजर की जद में कौन कौन। आपको बता दें कि आज लगातार तीसरे दिन बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। आज जिस आलिशान घर को मिट्टी में मिलाया गया वो एक हिस्ट्री शीटर का है और आरोप है कि उसका बाहुबली अतीक से काफी पुराना संबंध है। प्रयागराज में जारी है बाबा के बुलडोजर का गरजना। 3 दिनों में 3 ठिकानों पर बुलडोजर का प्रहार। प्रयागराज के धूमनगंज में पहले दिन जफर अहमद के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। दूसरे दिन गन हाउस के मालिक सफदर अली के घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया और आज तीसरे दिन बुलडोजर से मस्कुद्दीन के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। इस मकान को लेकर के एक बात सामने आई कि बगल में एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स स्टेशन की जमीन को कब्जा करके इस मकान को बनाए जाने की बात आई। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है जिसको मस्कुद्दीन ने अपनी बहू को दान में दे दिया और ये दान का जो एग्रीमेंट है रजिस्टर्ड है। वो उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद उसके बाद इस मकान को लोन लेने के बाद बनाया है। बुलडोजर के पंजे से आज जिस घर को ढाया गया उसके मालिक मस्कुद्दीन का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर न केवल धूमनगंज बल्कि पूरा मुफ्ती और कर्नलगंज थाने में भी 16 से अधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं। मस्कुद्दीन पर गुंडा एक्ट, हत्या की कोशिश, लूट, डकैती समेत कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मस्कुद्दीन को अतीक अहमद का पुराना साथी बताया जा रहा है और पुलिस रिकॉर्ड में उसे हिस्ट्री शीटर करार दिया जा चुका है। मस्कुद्दीन के साथ साथ उसके बेटे शाह जमन और शाह फतेह पर भी प्रयागराज के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। मस्कुद्दीन के भतीजे असलूब पर भी दर्ज हैं 10 मुकदमे। यह मकान मस्कुद्दीन की बहू के नाम पर दर्ज है। यह उनकी बहू और उनके जो बेटे हैं, बताया जा रहा है कि एक जो बेटा है वो टीचर भी बताया जा रहा है, उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है। लेकिन पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि ये इन्वेस्टमेंट था मस्कुद्दीन का, जो अपराध से अर्जित संपत्ति बताई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जा रहा है मस्कुद्दीन को। मस्कुद्दीन का जो घर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के निशाने पर है वो घर उनकी बहू के नाम पर रजिस्टर्ड है। मस्कुद्दीन के परिवार वालों का दावा है कि ये घर उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना हुआ है जिसे मस्कुद्दीन ने अपनी बहू को दान के जरिए दिया था। जबकि पीडीए के अधिकारियों का दावा है कि इस घर को एयरफोर्स की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। इससे पहले पिछले 2 दिनों में हुए बुलडोजर एक्शन पर भी अलग अलग दावे सामने आए हैं। पहले दिन जिस जफर अहमद खान के मकान को ढाया गया था उसमें यह सामने आया कि मकान मालिक ने यह घर अपने संबंधी के कहने पर अतीक की पत्नी शाइस्ता को कुछ दिनों के लिए रहने को दिया था। कोई नोटिस नहीं मिली। आपका क्या नाम है? नक्शा इसका नोटिस आई थी, नक्शा मैंने दाखिल किया, नक्शे पे क्वेरी किया गया, नक्शे पे मुझसे क्वेरी किया गया, क्वेरी का मैंने जवाब दिया सितंबर में। जुनैद अहमद। आप कौन है? ये मकान है किसका वैसे? मेरी बेटी का। आपकी बेटी के नाम पे मकान है? हाँ, इसको माशूक जी ने ट्रांसफर किया। हाँ, बेटी को, क्योंकि पुश्तैनी जमीन थी। मासूक की भी नहीं है, मासूक की दादा बाबा की जमीन है। मासूक कोई पर्सन खरीदे या वो नहीं है। एसएसए गन हाउस के मालिक सफदर अली के घर पर अतीक के करीबी होने की वजह से बुलडोजर चला तो उनके परिवार वालों ने दावा किया कि उनका ना तो अतीक से लेना देना है और ना ही उमेश पाल के हत्यारों से उनका किसी तरह का संबंध है। आप मीडिया के आदमी हैं, आप चलें कैमरा लेके, स्वयं पूरा जितने लोग यहाँ खड़े हैं पुलिस वालों को लेके, सारे मीडिया कर्मी को ले चलिए, रजिस्टर खोल के देख लीजिए मेरा। मैं दुकान के अंदर नहीं जाऊंगा, एक एक पेज पलट के देखिए। अगर आप निकाल देंगे, आप जो कहेंगे वो मानूंगा। आप मुझे खड़ा होकर डंडा मारेंगे वो भी मार खाऊंगा, घर गिराएंगे मैं खुद तोड़ दूंगा। क्या नाम है आपका? सैयद फजल अब्बास है। आप चल के खुद स्वयं चेक कर लीजिए, मैं नहीं करूंगा। मैं रजिस्टर उठा के दे दूंगा, आप लोग खुद चेक करिएगा। अगर एक निकाल लीजिए, मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी फोटोज चेक कर लिए, कौन आया मेरी दुकान पे। अगर उन लोगों में से कोई आया तो आप हमें बताइए।
कल तो बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सफदर अली के पड़ोसियों के मकान को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई से पड़ोसी नाराज दिखे। आपका घर इनके घर के बगल में है? बगल वाला वही तो तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, वो भी डैमेज हो गया? हाँ, डैमेज वो तोड़ दिया इन्होंने। वो हम लोगों की क्या गलती थी? हम हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ तोड़ा फोड़ी मचाई हुआ हमारे घर में। कितना हिस्सा तोड़ा है? ये सामने दिखाई दे रहा है साहब, ये जो जंगल वगैरह सब तोड़ दिया है यहाँ पे। अच्छा, पागलपन दिखाया है पूरा पूरा। तो अब आप आगे कोई एक्शन क्या चाहे? हाँ, डैमेजेस क्लेम करेंगे इनके खिलाफ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की है। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के लिए एक लिस्ट तैयार की जा चुकी है और जल्द ही उस पर एक्शन देखने को मिल सकता है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। बुलडोजर एक्शन के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक ये सभी घर नियमों का उल्लंघन करके बने हुए हैं, लेकिन इस एक्शन की जद में आरोपियों के साथ साथ पड़ोसियों के मकान भी आ जा रहे हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या है बुलडोजर एक्शन के साइड इफेक्ट? दरअसल कल सफदर के घर को बुलडोज करते वक्त उनके पड़ोसी के घरों पर बुलडोजर का पंजा चल गया, जिससे लोग नाराज हो गए। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। क्राइम कनेक्शन हो या सरकारी जमीन पर कब्जा या स्थानीय विकास प्राधिकरण के द्वारा बिना नक्शा पास कराए खड़ी गई इमारत, इन सभी पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन इस बुलडोजर के साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं। इस बुलडोजर ने उस मकान को तो जमींदोज किया जो विकास प्राधिकरणों के निशाने पर रहा, लेकिन नुकसान उन पड़ोस के घरों पर भी हुआ जो उस मकान से सटे हुए थे। ऐसी तमाम घटनाएं और कल प्रयागराज में सफदर अली के मकान को जमींदोज करने के बाद भी सामने आई, जिसके बाद उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है बुलडोजर का यह अभियान, जिनके पड़ोस में ऐसे अपराध के कनेक्शन वाले या सरकारी जमीन या बिना नक्शा पास कराए वाले मकान बने होते हैं, लेकिन भुगतना उन पड़ोसियों को भी पड़ता है। विधायक राजू पाल हत्याकांड के अहम गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। पता चला है कि इस हत्याकांड में शामिल एक अपराधी को लाने वाले व्यक्ति ने यूपी पुलिस के डर से बिहार में सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि उमेश पाल की हत्या की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने की कोशिश पहले भी की गई थी? आपको बताएं कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उमेश पाल की हत्या की कोशिश एक बार नहीं बल्कि पहले भी 3 बार की जा चुकी थी, लेकिन 14, 18 और 21 फरवरी की अपराधियों की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में शूटरों ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में उमेश पाल के कत्ल को अंजाम दिया था। उमेश पाल को चारों तरफ से घेर कर गोली मारी गई तो वहीं एक शातिर बमबाज ने लगातार बमों के धमाके से लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। उस शातिर अपराधी का नाम है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम तो फिलहाल फरार है, लेकिन उसके साथ जो शख्स मौजूद था उसकी तस्वीर सामने आई है। उसका नाम है अरमान। अरमान ही वो व्यक्ति है जो गुड्डू मुस्लिम को बाइक पर लेकर वारदात वाली जगह पर पहुंचा था। गुड्डू लाल हेलमेट पहने अरमान की बाइक पर से उतरकर लगातार बम फेंककर कोहराम मचा देता है, लेकिन यूपी पुलिस के हाथों में पड़ने से पहले अरमान ने चालबाजी दिखाते हुए बिहार के सासाराम में सरेंडर कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस के एक्शन से बचने के लिए अरमान ने किसी पुराने केस में कोर्ट में सरेंडर किया है। उमेश पाल हत्याकांड को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन 1 सप्ताह के दौरान प्रयागराज और यूपीएसटीएफ की टीमें जगह जगह खाक छान रही हैं, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी उन शूटरों का पता नहीं चल पा रहा जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, मोहम्मद गुलाम, साबिर या फिर अतीक का बेटा असद, इन सभी के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस भनक तक नहीं लगा पा रही कि आखिर ये गए तो गए कहां। उमेश पाल हत्याकांड की जांच से जुड़े सूत्रों ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल पर 24 तारीख को किया गया जानलेवा हमला पहला नहीं था। इससे पहले उमेश पाल की हत्या की कोशिश की जा चुकी थी। 24 फरवरी को हुए हत्याकांड से पहले 3 बार उमेश पाल की हत्या की कोशिश हो चुकी थी। 14 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी को उमेश पाल को मौत की घाट उतारने का प्लान था,
लेकिन अलग अलग वजहों से ये सफल नहीं हो सका। हालांकि तीनों ही दिन उमेश पाल को उसके घर के सामने ही मौत के घाट उतारने का प्लान था। इसके लिए शूटरों ने बाकायदा उस इलाके की रेकी भी की थी। प्रयागराज पुलिस को इन तारीखों पर इस इलाके में शूटरों के मोबाइल नंबर की लोकेशंस और सीसीटीवी कैमरे के जरिए सबूत मिले हैं। बीते 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले भी शूटरों ने 3 बार उमेश पाल की जान लेने की कोशिश की। सबसे पहले 14 फरवरी, 18 फरवरी और उसके बाद 21 फरवरी को भी बदमाशों ने उमेश पाल का पीछा किया और ठीक उसी जगह पर जान लेने की कोशिश की जहां पर 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई, बम मारकर जान ले ली गई। तीनों बार शूटर उमेश पाल की हत्या करने उसके घर पहुंचे थे। शूटरों ने हत्या के बाद फरार होने की भी योजना बना रखी थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हत्याकांड के बाद शूटरों ने अलग अलग शहरों में भागने का प्लान बना रखा था। इस प्लान के लिए लखनऊ से 2 गाड़ियां आई थी। इन गाड़ियों से ही शूटर अलग अलग शहरों में निकल गए। शूटरों की तलाश में जुटी पुलिस को गाड़ियों के मूवमेंट से जुड़ी अहम जानकारी हाथ लगी है। इस बीच उस दिन इलेक्ट्रिक शॉप में इंतजार कर रहे शूटर मोहम्मद गुलाम को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी में जो शूटर इस दुकान में उमेश पाल की कार के रुकने का इंतजार करता है और फिर उसे गली में दौड़ाकर गोली से उड़ाता है, उसका भाई प्रयागराज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष बना हुआ था। प्रयागराज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष राहिल हसन इसी खतरनाक शूटर मोहम्मद गुलाम का भाई है, जिसने उमेश पाल और उसके बॉडीगार्ड को गोलियों से छलनी कर दिया। लिहाजा बीजेपी ने राहिल हसन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनसे पल्ला झाड़ लिया है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद पुलिस और एसटीएफ के रडार पर तो है, लेकिन पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस ने इन पर शिकंजा तो कस दिया है, लेकिन जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक प्रयागराज के तिहरे हत्याकांड का राज नहीं खुल सकेगा। संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड को आज 1 हफ्ता पूरा हो गया है, लेकिन 7 शूटरों में से अब तक एक हत्यारा भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इधर इस हमले में घायल पुलिस का दूसरे जवान की भी मौत हो गई है, यानी प्रयागराज शूटआउट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, वारदात के 1 हफ्ते बाद भी क्यों नहीं पकड़े गए कातिल? पुलिस का दावा है कि एसटीएफ की 10 टीमें दिन रात एक करके 7 शूटरों को ढूंढने में जमीन आसमान एक किए हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें शूटरों की फोटो के अलावा कुछ खास नहीं मिल सका है। सात दिन बाद भी प्रयागराज शूटआउट के शूटर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस तमाम दावे और कोशिशें तो कर रही है, लेकिन शूटरों के ठिकानों का पता शायद पुलिस के पास नहीं है और यही वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड के 1 हफ्ते पूरे होने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी के शूटआउट में सिर्फ उमेश पाल को गोली नहीं लगी थी। उस दिन उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के 2 जवानों को भी गोली लगी थी, जिनमें से एक जवान संदीप निषाद की पहले ही मौत हो गई थी, जबकि राघवेंद्र भी उन्हें बचाते हुए बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पीजीआई में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में तकरीबन 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कातिलों से काफी दूर हैं। ऐसे में शूटर तो कहां है पुलिस को नहीं पता है। पुलिस अपनी जांच में अभी तक सर्विलांस की मदद ले रही है, एसटीएफ की मदद ले रही है और कई एजेंसियां प्रयागराज में डेरा जमाए हुए हैं। इसी बीच जो दूसरा पुलिसकर्मी था वो भी घायल अवस्था के बाद शहीद हो गया। ऐसे में अब भी पुलिस के हाथों कातिल काफी दूर नजर आ रहे हैं और पुलिस सिर्फ लकीर की फकीर बनी हुई है। राघवेंद्र की मौत के बाद उनके गांव कोरिहरा में मातम पसर गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राघवेंद्र का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे दोनों बच्चों को नौकरी दी जाए और हमारे गांव में शहीद का पथ हमारे बच्चे को मिले और हमारे आर्थिक सहायता मदद 1 करोड़ रुपए की दी जाए।
वो आकर देखें तो कि क्या माँ का दुख होता है, कितनी परेशानी है माँ को। उसका जवान बेटा आज खो गया। उमेश हत्याकांड में जान गंवाने वाले जवान राघवेंद्र का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के आला अफसरों ने अपने साथी जवान राघवेंद्र के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। उसके पार्थिव शरीर को आज उसके घर पे पुलिस विभाग, कस्बे के सैकड़ों लोग और एडीजी श्री सतीश गणेश, मेरे द्वारा और मेरे अन्य साथियों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। और ये बहुत ही भावुक और हृदय विदारक क्षण है। परिजनों की तरफ से जो भी मांगी थी उनके विषय में पूर्व वार्ता हो चुकी थी। हमारे डीजीपी महोदय ने स्वयं उनसे बात की थी और जो भी उनकी डिमांड्स थी और जो कुछ भी उनके एप्रीहेंशन थे सबको एड्रेस पहले से ही किया जा चुका है। राघवेंद्र तो पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनके हत्यारे अभी भी बेखौफ खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। उमेश की हत्या में शामिल शूटर्स को पकड़ना तो दूर, पुलिस के हाथ उनका सुराग तक नहीं लग पा रहा है। यूपी पुलिस के जवान संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की मौत के बाद भी पुलिस अभी तक अपने साथी जवानों के कातिलों को ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस के आला अफसर अपने विभाग के जवान को कंधा तो दे रहे हैं, लेकिन जिन शूटरों ने राघवेंद्र और संदीप से उनकी सांसें छीन ली, वो कातिल पकड़े कब जाएंगे, शायद इस सवाल का जवाब पुलिस के आला अफसरों के पास भी नहीं है। अभी भी पुलिस की टीमें जो हैं वो विभिन्न जगहों पे छापेमारी कर रही हैं। जो कुछ सूचनाएं अभी हमें प्राप्त हुई हैं, उन सूचनाओं के संबंध में विभिन्न जगहों पे छापेमारी चल रही है। कार्बाइन दोनों बरामद हैं। कार्बाइन के बारे में एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं बता सकता हूँ। अलग अलग स्थानों पे हमारी पुलिस की 10 टीमें जो हैं वो अभी भी छापेमारी कर रही हैं और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। उमेश हत्याकांड में शामिल शूटरों का चेहरा, मोहरा, सब कुछ पुलिस पहचान चुकी है। पुलिस और यूपी एसटीएफ की 10 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। प्रयागराज से सटे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। इन सब के बावजूद आज 7वें दिन भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। शूटर कहां हैं? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल हत्याकांड के 2 खतरनाक अपराधियों के सुराग मिले हैं, जिनमें से एक है बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जो बम बनाने में माहिर है, और दूसरा है शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद। गुलाम ही वो शूटर है जो दुकान में खड़े होकर उमेश पाल का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उमेश पाल अपने अंगरक्षकों के साथ आए, उन पर गोलियां बरसाकर शूटर्स फरार हो गए। लेकिन ये दोनों दुर्दांत अपराधी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, सीसीटीवी में दिख रहे शूटर गुड्डू और गुलाम कहां गायब हो गए? अतीक के खास गुर्गे कहां हैं? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बीते शुक्रवार को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हत्याकांड की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जो चेहरे सामने आए वो था एक गुड्डू मुस्लिम बमबाज का और दूसरा मोहम्मद गुलाम का। मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम कहां हैं, पुलिस को पता नहीं। मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के अपराध की कहानियां प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक फैली हैं। तमाम अधिकारी उनके कारनामों को जानते हैं, लेकिन उमेश पाल के हत्याकांड के बाद से प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ को मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम ढूंढे नहीं मिल रहे। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की योजना जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद ने बनाई है, लेकिन अतीक इन दिनों खुद खौफ के साए में जी रहा है। अतीक को डर लग रहा है कि कहीं उसे ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस ले जाकर उसका एनकाउंटर ना कर दे। लिहाजा खौफजदा अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारा 6ठा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, जेल में बंद अतीक को क्यों सता रहा है एनकाउंटर का डर? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। प्रयागराज हत्याकांड का 1 हफ्ता, बुलडोजर की कार्रवाई और एनकाउंटर तो पूरा चल ही रहा है। ऐसे में अतीक अहमद जो जेल में बंद है और अब उसको अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। साफ तौर से उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उसको भी डर है कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता एनकाउंटर और गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं, अतीक अहमद को अब अपनी मौत का डर सताने लगा है। अब एक ही रास्ता उसके पास सुप्रीम कोर्ट का बचा है, जिसको वहां खटखटाकर अपनी जान बचाना चाहता है।
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन के बाद यूपी में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद तो इस पूरी कार्रवाई को मजहबी नजरिए से देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस कार्रवाई को जायज ठहरा रही है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है अपराधियों के नाम पर मजहब की सियासत आखिर क्यों? आइए आपको सुनवाते हैं इस पर क्या है सियासी सुर। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और खास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निजाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह। कि जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। कार्यक्रम में आज इतना ही।